Hi everyone, welcome back at Physicoholic. In today's video, we are going to learn about photoelectric effect. But before that, let's go with the basics of this effect. And in that, we are going to discuss about photon. पहले हम photon को understand करेंगे कि photon होता क्या है and इसकी कुछ properties को हम discuss करेंगे. The first question is that what's a photon? एक photon होता क्या है? तो photon को अगर हम define करेंगे, we will say it's a particle of light. स्मॉलेस्ट पार्टिकल में यहां पर बोलूंगा दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द लाइट. जो लाइट हम देखते हैं दैट्स आल्सो मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. लाइक हम बोलेंगे एक टिश्यू होता है हमारे पास. टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स. अंडरस्टैंड किया? इन द सिमिलर वे जो लाइट होती है इसका जो यूनिट होता है उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स. हो गई पहली बात यहां पर क्लियर. अब सपोज करो हमारे पास एक फोटॉन है. एक फोटॉन की एनर्जी है हमारे पास जिसको हम डिनोट करेंगे ई से एंड उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट्स एफ एंड उसकी एक वेवलेंथ भी होती है दैट मींस उस वेवलेंथ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बाय लैम्डा. ठीक है. नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. वो भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स इक्वेशन जो एनर्जी होती है दैट मींस E इज इक्वल टू H टाइम्स F. H is the Planck's constant and F जो है this is the frequency of that photon. जो मैंने यहाँ पर F से इसको रिप्रेजेंट किया है. तो इसी को मैं अगर फर्दर वे में लिखूंगा तो मैं H को ऐसे ही लिखूंगा और फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ C अपॉन लैम्डा वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट. बिकॉज हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी. जो स्पीड होती है वो होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टैंड किया इसको भी. अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है. वैल्यू नंबर 1 जो आपको याद रखना है दैट इज एच. एच क्या होता है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. प्लैंक्स कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 34 जूल्स सेकंड. यूनिट याद रखना अगर मैं जूल सेकंड की बात करूंगा. अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड की बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड की बात करूंगा देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अंडरस्टैंड किया इसको भी. इसके बाद जो सी है सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये क्या होती है दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. ये भी याद रखिएगा. दिस इज अगेन वन मोर रिजल्ट हुआ हियर. अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि जो एनर्जी है वो हम ऑफन हम यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट उसके लिए. ठीक है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. याद रखना दैट्स गोइंग टू बी द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. दैट मींस 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 9 जूल्स माइनस 19 जूल्स. ठीक है ना. इतनी एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. हो गया ये वाला भी क्लियर. इसके बाद जो वेवलेंथ है इसको हम एंगस्ट्रॉम्स में यूज करते हैं. ठीक है. जब भी आपको ये वैल्यू इस वैल्यू से कुछ कैलकुलेशन करनी होगी तो आप अंडरस्टैंड करना जो एच सी है दिस विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई इसको करेंगे हम सी से दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं ना जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हम लेते हैं 12400 एंगस्ट्रॉम्स में जब हम लेंगे. इसको भी यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा. ठीक है. ये हो गए कुछ पॉइंट्स. इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एक फोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है तो पहली बात मैं आपको बोलूंगा जो फोटॉन होता है दिस ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. एक फोटॉन ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करेगा और लाइट की स्पीड होती है c से हम इसको डिनोट करते हैं एंड दैट्स इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. अंडरस्टैंड हो गया ये भी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 जो मास होता है फोटॉन का एक मास अगर हम m से डिनोट करेंगे तो वो क्या होता है बेसिकली याद रखना m इज नॉट डिफाइंड. m इज नॉट डिफाइंड फॉर ए फोटॉन. अगर हम फोटॉन को कंसिडर करेंगे तो उसका मास हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है. लेकिन हम अगर इस कॉन्सेप्ट को यहां पर इग्नोर करेंगे तो हम बोलते हैं जो रेस्ट मास होता है ये इंपॉर्टेंट है. रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन होता है वो हम बोलते हैं वो दैट्स इक्वल टू 0. ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो गया ये वाला भी क्लियर. इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैं आपको बोलना चाहूंगा दैट इज जो फोटॉन होता है इसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है. फोटॉन हैज गॉट फोटॉन हैज गॉट फोटॉन हैज गॉट डेफिनेट एनर्जी. एनर्जी की एक डेफिनेट वैल्यू होती है एंड या मैं बोलूंगा एक फोटॉन जो है दिस हैज गॉट अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर
मोमेंटम, इसके पास एक डेफिनेट लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया E दैट्स द एनर्जी, ये किसके बराबर होता है, एच वी के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं एच, और ये जो है वी दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, इसको हमें एच एफ भी लिख सकता हूं जैसा कि मैंने यहां पर लिखा। तो ये होता है सी अपॉन लैम्डा, दैट मींस एच सी अपॉन लैम्डा जो है दैट्स गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। इसके बाद अगर मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है, दैट्स गिवन बाय एच अपॉन लैम्डा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं ई अपॉन सी। हो गया ये वाला पॉइंट भी यहां पर क्लियर, ठीक है। आफ्टर इट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक फोटॉन होता है, फोटॉन्स ऑफ लाइट जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, बट जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। जो एनर्जी होती है हर एक फोटॉन की, अगर एक लाइट में कोई भी फोटॉन है उसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी सबकी सेम होगी, और उसकी वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। और मोमेंटम की क्या बताई, मोमेंटम भी सेम होता है, दैट्स गिवन बाय एच अपॉन लेमडा। हो गया ये वाला भी क्लियर। इसके अलावा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, अगर हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो दैट मीन जो फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स में यहां पर लिखूंगा, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है दैट विल आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, एंड इसमें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि एक फोटॉन होता क्या है। क्लियर है ये वाला। इसके बाद आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बोलते हैं एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होती है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when the light of when light radiation of certain frequency are incident, that means अंडरस्टैंड करना, अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, यहां पर मैं बनाऊंगा एक मेटल सरफेस, यहां से जब रेडिएशन आती है, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे पड़ गई, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। बेसिकली होता क्या है, जो एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर लगती है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ये जो फोटॉन है इनके पास एक सर्टेन एनर्जी होती है, और ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इन द मेटल सरफेस, ठीक है। जब मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उनको ट्रांसफर करेंगे अपनी ये एनर्जी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो यहां से इलेक्ट्रॉन है उनके पास ज्यादा एनर्जी आएगी एंड वो यहां से इजेक्ट होंगे, ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात याद रखना, जब एक लाइट पड़ती है, जब एक रेडिएशन पड़ती है एक मेटल सरफेस पे, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेटल सरफेस में उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो वहां से इमिट हो जाते हैं, वो वहां से इजेक्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको रिमेंबर करना है, यहां पर जो आपको याद रखना है, दैट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन needed to eject electrons from the surface is called work function। कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन यहां पर आ गया। व्हाट्स वर्क फंक्शन, हमने बताया जब एक मेटल सरफेस पे कुछ रेडिएशन पड़ती है, यहां से आ गई कुछ रेडिएशन, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या हर एक रेडिएशन से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे? द आंसर इज नो। यहां पर हमने उसका आंसर बताया है, जो मिनिमम एनर्जी होती है एक इंसिडेंट रेडिएशन की, फॉर एग्जांपल यहां से 2-3 रेडिएशंस आएंगी, दिस इज अगेन वन मोर रेडिएशन, दिस इज वन मोर रेडिएशन, लेकिन जो एनर्जी है इसके पास, फॉर एग्जांपल एनर्जी बहुत ही कम है, इसके पास उससे भी कम है, लेकिन ये जो ए वाली रेडिएशन है इसके पास एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। दैट मीन्स फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल, वी नीड ए सर्टेन एनर्जी, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अगर मैं आपको बोलूं वर्क फंक्शन को आप बताइए वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन वो वाली एनर्जी होती है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस दैट इज एनफ, दैट इज नीडेड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस। उस एनर्जी को, उस रेडिएशन वाली एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। ये बात याद रखना।
अंडरस्टैंड किया? तो यहां पर आपने, जब मैंने आपको बताया, तो यहां पर आपने एक बात कंक्लूड करनी है। क्या करनी है? दैट मीन जो वर्क फंक्शन होती है, वर्क फंक्शन जो होती है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए वर्क फंक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अगर हम सीजियम की बात करेंगे, सीजियम की बात करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मैं बताऊंगा। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज गोइंग टू बी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अंडरस्टैंड करना। वहीं पर अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम की जो वर्क फंक्शन होती है वो होती है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हम लिथियम की बात करेंगे, लिथियम की वर्क फंक्शन होती है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इन द सिमिलर वे अगर मैं प्लैटिनम की बात करूंगा, तो प्लैटिनम की वर्क फंक्शन होती है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर मैं कॉपर की बात करूंगा, कॉपर की वर्क फंक्शन जो होती है दैट इज गोइंग टू बी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जो वर्क फंक्शन होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये क्यों होता है? बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर हम इजेक्ट इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे एक मेटल सरफेस से, तो हमारे पास दो मेटल सरफेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसमें वीक फोर्सेस है और इसमें स्ट्रांग फोर्सेस है। जब हम दोनों पे कुछ एनर्जी लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ए को कुछ अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस मेटल सरफेस बी इज टोटली डिफरेंट बिकॉज द फोर्सेज आर डिफरेंट। ठीक है ना? जब फोर्सेज ब्रेक होंगे, जब एनर्जी यहां से ट्रांसफर होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। दिस वाज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 वाज अबाउट वर्क फंक्शन। आफ्टर दैट आइए पॉइंट नंबर 3 पे। व्हाट्स पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 says the frequency or wavelength corresponding to the work function is called threshold frequency or threshold wavelength. अगेन सिंपल सा पॉइंट है। जब हमने यहां से कुछ एनर्जी आ गई, वो एनर्जी, यहां से कुछ एनर्जी आ गई इस रेडिएशन से, दिस इज मेटल सरफेस। जब वो मेटल सरफेस पे पड़ी तो मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होंगे? जब ये एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है? जब ये वर्क फंक्शन के इक्वल टू होगी, वर्क फंक्शन के होगी। ठीक है ना? दैट मींस ये एनर्जी एनफ होनी चाहिए टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, टू ट्रांसफर द एनर्जी, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेटल सरफेस। जब यहां से अब थ्रेशोल्ड, अंडरस्टैंड करना, जब यहां से अब वर्क फंक्शन आ गई, जो एनर्जी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम इजेक्ट कर पाए इलेक्ट्रॉन्स को, जब यहां से वो वाली वर्क फंक्शन आ गई, एट दैट टाइम जो हमारे पास जो इस रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी होगी, जो इस फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो यहां पर वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को क्या हम बोलेंगे? वेवलेंथ को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अंडरस्टैंड किया इसको भी? नाउ जो वर्क फंक्शन है, जो वर्क फंक्शन है, दिस शुड बी इक्वल टू एच टाइम्स वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन जो होगी, वर्क फंक्शन को मैं यहां से 5 नॉट से डिनोट करूंगा। दिस विल बी इक्वल टू एच टाइम्स, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी नॉट इज द बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके बराबर होगा? एच को मैं ऐसे ही लिखूंगा एंड वी नॉट, देखो वी किसके बराबर होता है? सी अपॉन लेमड़ा के। तो वी नॉट को मैं लिख सकता हूं सी अपॉन लेमड़ा नॉट। तो यहां पर मैं लिखूंगा सी अपॉन लेमड़ा नॉट। अब यहां पर अंडरस्टैंड करना, जो वी नॉट है दिस इज थ्रेशोल्ड, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, and this lambda naught, this is going to be the threshold wavelength, wave length। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके लिए, इसको यहां पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसकी बात करेंगे, तो मैं बोलूंगा जो वर्क फंक्शन होगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस विल बी इक्वल टू एच एंड इसके मल्टीप्लाई में है सी, डिवाइड में मैं करूंगा लेमड़ा नॉट एंड इसी को मैं एक इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। तो दैट विल बी इक्वल टू एच सी का मैंने अभी आपको अप्रोक्सीमेशन बताई थी। अगर हम एंगस्ट्रॉम्स में लेते हैं, हम लेते हैं 12400 के 00 एंगस्ट्रॉम्स के इक्वल टू, डिवाइड में रहेगा लेमड़ा, बट लेमड़ा को भी हमें क्या लेना है? वेवलेंथ को भी हमें लेना है एंगस्ट्रॉम्स में। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, अंडरस्टैंड किया इसको भी? अब जब फोटो इलेक्ट्रिक, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो आपको यहां पर रिमेंबर करना है कि फोटो इमिशन तब होगा, फोटो
इमिशन कब होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होगा, जब एनर्जी क्या होगी, या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी किसके, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के, वर्क फंक्शन के इक्वल टू होगी, ठीक है ना। जब एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन होगी तब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट होंगे एक मेटल सरफेस से। जब एनर्जी जो हम उस पे इनपुट करेंगे जब वो ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन होगी तब भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। लेकिन अगर वो लेस देन होगी तब कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट नहीं होगा एक मेटल सरफेस से। इसको भी यहां पर याद रखिएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद अगर हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखेंगे तो हम बोलते हैं एच वी जो है, एच वी दैट्स इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। जो एनर्जी होती है, एच वी इज बेसिकली द एनर्जी, जो एनर्जी होती है, एनर्जी किसके इक्वल टू होती है, वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी, बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम यहां पर लेते हैं। याद रखना ये जो के मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसके पास जो एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बी हाफ टाइम्स एम, एंड वी के इंस्टेड में यहां पर लिखूंगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ये भी आप याद रखिएगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स एम मल्टीप्लाइड बाई वी मैक्सिमम का स्क्वायर। वी मैक्सिमम मीन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज गॉट on ejection from the metal surface when the electron gets ejected from the metal surface। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इस पे बहुत सारे इफेक्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को चेंज करेंगे, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कम होगी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ज्यादा होगी। आफ्टर दैट क्या होगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, जो रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है एक मेटल सरफेस पे, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे क्या उससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कम होगी या ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस पे क्या इफेक्ट रहेगा। अब उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जब हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे कौन सा इफेक्ट रहता है, क्या वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो यहां पर याद रखिएगा जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड करना, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करेंगे दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दैट मीन जो करंट होगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो भी इंक्रीज होगी। अंडरस्टैंड किया। सिंपल सी बात है, जो इंटेंसिटी होती है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा। इसको भी यहां पर समझ में रखना, ठीक है ना। अब यहां पर देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ में मैंने यहां से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द करंट, दिस इज बेसिकली द करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां से मैंने रिप्रेजेंट किया है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को। दिस वी नॉट इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज बेसिकली द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल that is needed, that is needed to stop photoelectric emission, photoelectric emission। जब एनर्जी हम डालते हैं एक मेटल सरफेस पे, अगर वो वर्क फंक्शन के इक्वल टू होगी, दैट मींस अगर वो एनफ होगी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट सरफेस, एट दैट टाइम हमें एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। अगर हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को रोकना चाहेंगे तो उसी को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स दैट इट इज बेसिकली समथिंग दैट स्टॉप्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट स्टॉप्स द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी, बेसिक सा पॉइंट था। अब देखो अगर मैं यहां पर जो पोटेंशियल होता है वी नॉट होता है, ये सेम रहता है। यहां पर मैं आपको बताना भूल गया, जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं उससे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे
एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन याद रखना जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये सेम है फॉर रेडिएशन 1, 2 एंड 3, लेकिन जो करंट है, करंट जो यहां पर है, करंट यहां पर है I1, दैट इज I2 एंड दैट इज I3। देखो जब इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई तो करंट ये था, जब उससे कम हो गई तो करंट I2 था, जब उससे थोड़ी सी कम हो गई तो करंट क्या रहा, I3 रहा। दैट मींस हम यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं जो I1 है दैट विल बी ग्रेटर देन I2 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन I3 बिकॉज जो इंटेंसिटी है वो पहले ज्यादा थी, फिर वो कम हो गई एंड वो फिर आफ्टर दैट उससे भी कम हो गई। ठीक है ना, ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमें जो स्टडी करना है दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, इधर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे और हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने वाले हैं, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे क्या असर पड़ता है, उससे क्या इफेक्ट रहता है ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कम होता है, डिक्रीज होता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंक्रीज होता है। अब इसको अंडरस्टैंड करो। एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी को अब कांस्टेंट रखेंगे, जो हमने अभी बताई इंटेंसिटी को हमने अभी डिफाइन किया, अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। दैट मींस अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, एक पर्टिकुलर रेडिएशन की इंटेंसिटी को पहले हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर दैट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। ठीक है ना, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस। ठीक है, एंड इसके साथ साथ याद रखना जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये सेम रहता है। अंडर ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट मींस आई जो है दिस हैज नो रिलेशन, दिस हैज नो रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आई जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, अगर हम इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो करंट पे कोई भी असर नहीं रहने वाला। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे अगेन करंट पे कोई भी असर रहने वाला नहीं है। अब यहां पर अगेन देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिस इज stopping potential number 1, stopping potential for 2 and stopping potential for 3। लेकिन जो saturation current है वो सेम रहती है। अंडरस्टैंड करना, जो saturation current है that is again that is same, करंट यहां पर सेम रही, दैट मींस करंट पे कोई भी असर नहीं रहा। करंट हैज नथिंग टू डू विद दैट, विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर हमने जब चेंज फ्रीक्वेंसी की तो इसमें यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में यहां पर डिफरेंस आ गई। That means frequency जो है that is directly proportional to the stopping potential. From this graph we can easily conclude that जो V3 है this is going to be V3, this is V2 and this is V1। जो V3 है obviously ये ग्रेटर है किससे, V2 से, एंड V2 जो है ये ग्रेटर है किससे, V1 से। अंडरस्टैंड किया इसको भी। सो दीज वर द टू इफेक्ट्स, दीज वर द टू फैक्टर्स दैट इफेक्टेड द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट हम आते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन पे। अब एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन जो होता है ये क्या होता है, देखो एनर्जी हमने अभी अभी बताया। अगर हम एंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस को देखेंगे तो वो बोलते हैं E इज इक्वल टू mc²। ठीक है ना, लेकिन हमने अभी बताया कि जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू H मल्टीप्लाइड बाई न्यू। ठीक है ना, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम दीज टू कैन वी से दैट H न्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू mc का स्क्वायर। तो दैट मींस अगर मुझे यहां पर मास ऑफ द फोटोन को अंडरस्टैंड करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, आई वुड से दैट विल बी इक्वल टू H न्यू अपॉन C का स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट यहां पर। और ये जो मास है इसको मैं बोलूंगा काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, बिकॉज हमने पहले ही बताया, पहले हमने इसको वहां पर टच किया कि जो रेस्ट मास होता है एक फोटोन का वो होता है 0 के इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर देखो जो V है, जो न्यू है यहां पर मैंने लिखा, ये हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा।
तो क्या मैं लिख सकता हूं जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इस न्यू के बदले में यहां पर लिखूंगा c अपॉन लेमडा। अंडरस्टैंड करना, ये c और यहां से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रहेगा दैट विल बी h अपॉन c लेमडा। दिस इज अगेन गोइंग टू बी द मास ऑफ दैट फोटोन, द काइनेटिक मास में यहां पर मोर पर्टिकुलरली यहां पर बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दिस इज द काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन, ठीक है ना। जितनी जितनी हम ज्यादा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास नई नई रिलेशंस यहां पर आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मोमेंटम पे। इसके बाद आइए यहां से मोमेंटम पे, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम कितना होता है? मोमेंटम हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है दैट्स इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, मास टाइम्स द वेलोसिटी। अब यहां पर अंडरस्टैंड करना, ये जो मास हम लेंगे दिस शुड बी द काइनेटिक मास, अदरवाइज अगर हम रेस्ट मास लेंगे तो ऑब्वियसली मोमेंटम जीरो के इक्वल टू हो जाएगा, बिकॉज जो रेस्ट मास होता है वो जीरो के इक्वल टू होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मास है बेसिकली दिस इज द काइनेटिक मास, काइनेटिक मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। तो काइनेटिक मास जो है इसके इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड राइट एच वी अपॉन सी का स्क्वायर, जो मैंने अभी ऊपर लिखा, जो काइनेटिक मास को मैंने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, जो हमने पहले ही प्रॉपर्टी में डिस्कस किया। एक फोटोन जो होता है इट ऑलवेज ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, दैट मींस वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी c। अब देखो यहां से एक c और यहां से एक c को काटो, तो जो यहां पर रिजल्ट आएगा दैट विल बी एच वी अपॉन सी। दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंटम, पॉइंट नंबर 1। दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर लिखना चाहूंगा, अगेन ये जो v है इसको मैं लिख सकता हूं c अपॉन लेमडा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, जो मोमेंटम आएगा, जो p आएगा दैट विल बी h अपॉन c, एंड यहां पर जो v है इसके बदले में यहां पर लिखूंगा c अपॉन लेमडा, दैट मींस h अपॉन लेमडा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहां पर मैंने आपको प्रूव करके दिया। जो मोमेंटम होता है दिस इज बेसिकली द मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम ऑफ, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये बात आपने अंडरस्टैंड की, ये बात आपने अंडरस्टैंड की, ओके। इसके बाद आते हैं हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसके क्या क्या लॉज होते हैं? दो फिजिसिस्ट थे, एक का नाम था लिनार्ड एंड दूसरे का नाम था मिल्टन। उन्होंने कुछ लॉज दिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे फॉर व्हाट, फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फर्स्ट लॉ दैट दे गेव इज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो हमने अभी अभी पढ़ा, जो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। दैट मींस अगर हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना होगा, तो हमें इंटेंसिटी जो है होती है रेडिएशन की उसको इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। दिस वाज लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 2 जो आपको याद रखना है दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, that is independent of incident intensity of the radiation. Understand? जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, इसकी कोई भी रिलेशन नहीं होती है विद द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो थी वही रहेगी, अगर हम इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो उसकी वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाली। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं दैट मींस द पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल टू होनी चाहिए? ये होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल टू, ठीक है ना। दैट मींस ये जो ईवी नॉट होगा ये किसके इक्वल टू होगा? एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल टू होगा, अंडरस्टैंड करना। एंड माइनस में यहां पर रहेगी वर्क फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल सरफेस। तो अगर मैं यहां से वी नॉट को फाइंड आउट करूंगा, अगेन मैं यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं यहां से वी नॉट को फाइंड आउट करना चाहूंगा दैट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन ई, HC upon E multiplied by 1 upon lambda minus वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E। तो इस वाली रिलेशन से हमें काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी में कोई भी रिलेशन नहीं दिखी। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है ऑन द चेंजिंग इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा जो लॉ नंबर 3 है आपको याद रखना है दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, half of m maximum v, half of m and v maximum का स्क्वायर, where m is the काइनेटिक मास बेसिकली होता है वो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं दिस इज
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल टू, यहां पर मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लेमडा, और सी अपॉन लेमडा के इक्वल टू मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। दैट मींस ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई वुड से, वो इंक्रीज होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी एक पर्टिकुलर रेडिएशन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, वो डिक्रीज होगी। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 एंड द लॉ नंबर 4 जो क्या है, देयर इज नो लैग इन द इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड इंसिडेंस ऑफ द लाइट। इसका मतलब क्या होता है, जब ही एक रेडिएशन एक मेटल सरफेस पे पड़ती है तो विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम दैट मीन्स इंस्टेंटली यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन होती है। इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं आता, टाइम लैग नो टाइम लैग, यहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं आता। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। जब यहां से रेडिएशन आ गई और वो एक मेटल सरफेस पे पड़ गई तो वहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता फॉर इन बिटवीन दैट इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इंसिडेंस ऑफ दैट रेडिएशन एंड द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट सरफेस। बेसिकली जब भी इंसिडेंस होती है एक इंटेंसिटी की, जब एक इंटेंसिटी पड़ती है एक मेटल सरफेस पे, तो विद इन नो टाइम, तो इंस्टेंटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होते हैं। ठीक है ना, दिस वाज लॉ नंबर 4, इजी था। ओके, सो दीज वर द 4 लॉज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरीके से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर एंड होता है। हमने इसमें पढ़ा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ भी हमने पढ़ा, इंटेंसिटी का हमने पढ़ा। ठीक है ना, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।